हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जान रहे हैं कि एग्ज़ाम आने वाला है भाई। स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, तो भाई इसी को ध्यान में रखते हुए आज की क्लास लेने वाला हूं एमसीक्यू को लेके। बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए, बिना किसी टाइम वेस्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट या फिर जो ज़्यादा पेपर में आपको देखने को मिलते हैं ऐसे क्वेश्चंस मैं आपको कराने वाला हूँ, है ना। अपनी तैयारी बहुत अच्छे से करते रहिए, वीडियोज़ लगातार आ रही हैं और आपका सिलेबस उसी हिसाब से प्रॉपर वे में जितने टाइम में कम से कम में पॉसिबल था वो चल रहा है, मैं करा रहा हूं भाई, उसको करते चलो। और आज भी मैं पूरी पूरी बुक ही आपके लिए उठा के ले आया हूं, क्योंकि अब इतना समय नहीं था कि भाई मैं आपको इसमें वेट कराता और आपको सवाल अलग से निकाल के लाता। मुझे पता है कौन सा इंपॉर्टेंट है, मैं उसी को बेस बनाकर आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज लगभग 4 से या 5 चैप्टर तक के मैं आपको खत्म करता हुआ नजर आ रहा हूँ। चलो भाई, टाइम को वेस्ट ना करते हुए पहला क्वेश्चन उठाता हूँ अपना, मैं आपको कराने वाला हूँ भाई। ये वाला क्वेश्चन है अपना, देखो ये वाला है ना। ये 7th क्वेश्चन है। क्या कह रहे हैं? कुलाम्स लॉ इज एनालोगस। एनालोगस मतलब क्या? किसके जैसा दिखता है बच्चों। मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, आप बस इतना बताओ, दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगती है वो कितनी लगती है? आपको पता है, आपको पता है कितनी लगती है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R², है कि नहीं भाई। इतनी फोर्स लगती है दो चार्जेस के बीच में, है ना। तो इसी को मैं यूज करने वाला हूं यहां पर, है ना। इसी बात को मैं यूज करने वाला हूं। देखते हैं, दो मासेस हैं, है ना। एक का मास m1 है, एक का मास m2 है, ठीक है। तो उस समय पर उनके बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है बच्चों, वो ये लगता है सॉरी भाई, G m1 m2 अपॉन R²। तो जरा ध्यान से देखो, दो बॉडीज जिनका मास m1 m2 है उनके बीच का फोर्स ये होता है, और दो चार्जेस जिनका चार्ज q1 और q2 है उनके बीच का जो फोर्स होता है वो ये होता है। सबको पता है ये बात, है ना भाई। तो ये दो फॉर्मूले हैं, तो ये दोनों एक दूसरे के एनालोगस है क्या? एक जैसे दिखते हैं क्या? बिल्कुल दिखते हैं। तो आपका जो आंसर बन रहा होगा यहाँ पर वो क्या बन रहा होगा? कह रहे हैं कुलाम्स लॉ किसके जैसा दिखता है। तो मैंने कहा कुलाम्स लॉ आपको किसके जैसा दिखता है? न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के जैसा दिखता है भाई। ठीक है भाई, चलो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, मैं सीधा पॉइंट पर ही लेके चलूंगा। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर यहाँ पर जो कराने वाला हूँ वो क्वेश्चन नंबर 8 कराने वाला हूँ, है ना। बहुत ध्यान से सुनना, मैं आपको इसकी सारी कहानी बता देता हूँ कि इसमें क्या कह रहे हैं, है ना। देखो, मैं आपको यहीं पर ही इसकी पहले कहानी बता देता हूँ सारी, मैं इसको रब कर देता हूँ। अब आपसे ये कहा गया है कि आपके पास दो चार्जेस हैं, एक का नाम Q1 है, एक का नाम Q2 है। 8वां क्वेश्चन है, चार्ज को आधा कर दिया गया, चार्ज को आधा कर दिया गया, तो दोनों चार्जेस को किया गया, और इनके बीच का जो डिस्टेंस था वो डबल कर दिया गया। पहले R था, अब क्या हो गया है? 2R। तो पहले की कंडीशन जो बनती वो ये बनती 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R², है कि नहीं भाई। अब नए वाली जो कंडीशन बन रही होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q1 को आधा कर दिया, Q2 को भी आधा कर दिया गया है, जो आपका डिस्टेंस है उसको डबल कर दिया गया है। तो जब आप इसको सोल्व कर रहे होंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और भाई ये Q1 Q2 नीचे 2 2 4 हो गया होगा, और नीचे इसके 4R² हो गया होगा, है कि नहीं भाई। अब ये यहाँ चला जाएगा, तो ये बन रहा होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, है ना, और R² और इंटू में 16। तो आप क्या पा रहे हैं? जब फोर्स सिंपल था तो ये लग रहा था, चार्ज आधा कर दिया, डिस्टेंस डबल कर दी, उस समय पर देखो इतनी बात तो पुराने वाले फोर्स वाली है। तो यानी कि नया फोर्स कितना हो गया है पुराने वाले का? किससे मल्टीप्लाई हो रही है? 1/16 से मल्टीप्लाई हो रही है। तो नया फोर्स जब चार्ज आधा कर दिया जाए और डिस्टेंस डबल कर दी जाए तो पुराने वाले का कितना टाइम्स आ रहा है? 1/16 टाइम्स आ रहा है। तो आपका जो आंसर हो जाएगा इसमें F/16 हो जाएगा। ठीक है भाई, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन हो गया। अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पर लेके चलता हूं बच्चों। अभी मैं सिर्फ बहुत ही खास क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं, ये एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। अभी हम वो क्वेश्चंस कर रहे हैं इनमें से सेलेक्टेड जो हमारे काम के हैं फिलहाल के लिए, है ना। देखो अब टाइम कम है ना, उसके हिसाब से भी हमें चलना है।
है ना। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैं आपको यहाँ पर चीज़ें बता रहा हूँ। अब देखो मैं इसको रब कर देता हूँ, अपने सवाल पे चलता हूँ। सवाल क्या है, ये आपको मैं करा रहा हूँ 16 क्वेश्चन, मैं आपको 16 क्वेश्चन करा रहा हूँ बच्चों। पहले आपको एक कंडीशन बताता हूँ, ध्यान से सुनो। दो चार्जेज हैं, Q1 है, Q2 है, इन पर फोर्स दिखा रखी है, ऐसे ऐसे लग रही है। तो आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन ये है कि Q1 Q2 ग्रेटर देन 0 है, दूसरा ऑप्शन Q1 Q2 लेस देन 0 है, और भाई तीसरा ऑप्शन आपको क्या दे रखा है, Q1 Q2 इक्वल 0 है। ऐसे आपके कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, है ना। ये कुछ ऑप्शन दे रखे हैं आपको, एक और ऑप्शन दे रखा है ना। कुछ ये ऑप्शन आपको क्या कर रखे हैं भाई, दे रखे हैं, आपसे पूछ रखा है बताओ कौन सा सही है। एक बात बताओ, ये फोर्स आपको कैसी दिख रही है, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, ये यानी कि ये फोर्स अट्रैक्टिव है। और अट्रैक्टिव कब होगी फोर्स, जब एक चार्ज प्लस का होगा और एक चार्ज माइनस का होगा, तभी तो ये अट्रैक्टिव होगी ना। और प्लस, एक चार्ज प्लस का और एक चार्ज माइनस का, तो अगर मैं इनकी प्रोडक्ट कराऊंगा Q1 और Q2 की इस केस में, तो वो कैसी आ रही होगी, वो प्लस इंटू माइनस क्या आ रही होगी, माइनस आ रही होगी। यानी कि प्रोडक्ट जो है 0 से कम आ रही होगी, है ना भाई। तो आंसर इसका ये हो जाएगा, क्योंकि फोर्स अट्रैक्टिव था, डायग्राम में दे रखा था, ये दे रखा, ये दिखा रखा आपको। और अट्रैक्टिव है, अट्रैक्टिव कब होता है, जब एक चार्ज प्लस का हो एक माइनस का हो। तो इनकी प्रोडक्ट का क्या होगा ये पूछ रहे थे, तो वो आंसर आपका माइनस का बन रहा होगा, और माइनस का बन रहा होगा तो 0 से छोटा बन रहा होगा। ठीक है भाई, ये आपका क्वेश्चन मैंने कौन सा करा दिया सॉरी भाई 16 करा दिया, है ना। अच्छा, अब मैं आपको बिना किसी टाइम वेस्ट के अगले ही सवाल पर लेके चल रहा हूँ। देखो भाई, अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर करा रहा हूँगा, इसको मैं यहाँ से हटा के ये कर देता हूँ। ठीक है जी, ये यहाँ पर मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, है ना भाई। ये इसको मैंने रिमूव कर दिया। अब मैं इस सवाल पे आने वाला हूँ, नेक्स्ट टॉपिक पे, ये रहा भाई, है ना। अभी हम क्या करेंगे, इसमें से कुछ क्वेश्चन कर रहे होंगे, उन पर मैं बात कर रहा हूँ, है ना। चलो देखो, ये अपना डायग्राम है, इसमें मैं आपको क्वेश्चन कराने वाला हूँ। सबसे पहले ध्यान से सुनना है, मैं आपको इसमें क्वेश्चन करा रहा हूँ। कौन से वाला क्वेश्चन करा रहा हूँ भाई, मैं आपको 29 क्वेश्चन करा रहा हूँ। कौन सा क्वेश्चन करा रहा हूँ, 29 क्वेश्चन करा रहा हूँ। एक बार मैं आपको अगले उस पर इसको समझा देता हूँ कि इसमें क्या है। देखो ऐसा है बच्चों, आपको ना एक ट्राइंगल दे रखा है ना, और इस ट्राइंगल पे यहाँ प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है, यहाँ पर भी प्लस क्यू रखा हुआ है, यहाँ पर भी प्लस क्यू रखा हुआ है। ट्राइंगल ये इक्विलेटरल है। ट्राइंगल कैसा है, इक्विलेटरल ट्राइंगल आपको ये दे रखा है। तो मैं आपसे कह रहा हूँ, जब ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ये इसका सेंट्रोइड होता है ना। और सेंट्रोइड से जो डिस्टेंस होती है चार्ज की, ये वाली और इस चार्ज से ये वाली, तीनों ही बराबर होती हैं। तो यहाँ पर हमें पता है पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, पॉजिटिव की वजह से इस पॉइंट पर वो बाहर को होगा, है ना। ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट और ये सी पॉइंट, वो बाहर को होगा। तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ई ए बन रहा होगा। सिमिलरली जो इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से फील्ड होगा वो भी बाहर को होगा, पॉजिटिव चार्ज है ना, इस वजह से। और ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो चार्ज है, इसकी वजह से यहाँ पर जो फील्ड होगा वो आपका ऐसे इससे बाहर को होगा, ऐसे। तो भाई एक बात बताओ, ये जो ई ए है और जो ई बी है, इनका जो आंसर आ रहा होगा, वेक्टर है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो वो ये वाली लाइन आ रही होगी, है कि नहीं। और जो आपका सी वाला इलेक्ट्रिक फील्ड था वो नीचे को है ऐसे। तो आपने क्या पाया, आपने ये पाया कि आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बन रहा होगा, 0 बन रहा होगा। फिर से देख लेते हैं, ई ए इधर को, ई बी इधर को, इनका नेट ऐसे आ गया। और भाई ये जो सी वाला चार्ज था, इसका फील्ड बाहर को आया था ऐसे, कितना आया था, ई सी। तो जरा ध्यान से देखो, ई और ई सी कैसे आ रहे हैं, ई ऊपर को ई सी नीचे को, इक्वल और अपोजिट आ रहे हैं। इक्वल इसलिए क्योंकि भाई सबकी चार्ज की वैल्यू एक जैसी है, तो इनका इस पॉइंट पर जो फील्ड बनेगा वो एक ही जैसा बन रहा होगा, है ना। और सबकी डिस्टेंस भी एक जैसी है, इस वजह से। तो इस वाले का तो बाहर को ऐसे चला गया भाई, इस वाले का ऐसे चला गया, इनका रिजल्टेंट ऐसे आ गया। तीसरे वाले चार्ज का फील्ड चार्ज से दूर को ऐसे हो गया, ई वाला ई सी को कैंसिल कर रहा होगा, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बन रहा होगा, 0 बन रहा होगा। तो आपका जो आंसर बनेगा इसमें वो आपका आंसर 0 बन रहा होगा।
ठीक है भाई। चलो अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे लेके चलता हूँ। अब मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ 42, क्वेश्चन नंबर 42 आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, वो क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ। अब इसमें एक बात बताओ, इस डायग्राम में आप देख रहे हो कि फील्ड लाइंस बाहर को ऐसे जा रही हैं, ऐसी तो जा रही हैं, तो ये खास बात कौन से चार्ज की होती है? ये पॉजिटिव चार्ज की खास बात होती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे जा रही हूँ, बाहर को जा रही हूँ। ये किसकी खास बात होती है? ये पॉजिटिव चार्ज की खास बात होती है। यहाँ को बाहर को धकेल रही है, यानी कि पॉजिटिव भी है। तो आपका आंसर यहाँ पर गलती नहीं करनी, दो बनेंगे। एक तो आंसर बनेगा कि Q1 और Q2 पॉजिटिव है, और साथ साथ Q1 ग्रेटर देन Q2 भी है, क्योंकि Q1 की लाइन्स आप कैसी देख रहे हैं, ज़्यादा देख रहे हैं, है ना, Q2 की कंपैरिजन में। तो इसलिए हमारा बी भी सही है और सी भी सही है, इसलिए हमारा ऑप्शन डी सही होगा, बोथ बी एंड सी। समझ गए बात को? तो बाहर को भाग रही हैं तो इसलिए पॉजिटिव है दोनों। यहाँ फील्ड लाइन्स ज़्यादा हैं, यहाँ कम है, जहाँ ज़्यादा है वहाँ का चार्ज ज़्यादा होगा। ठीक है, चलो अब मैं आपको नेक्स्ट जो है टाइप पर लेकर चलता हूँ। देखो भाई, है ना, आपका कंसेप्ट थोड़ा सा भाई पहले क्लियर होना चाहिए, तभी आपको ऑब्जेक्टिव सही से समझ में आ रहे होंगे, है ना भाई। चलो अब मैं आपको आगे लेके चलूँगा। देखो अपने पास क्या क्या सवाल हैं, आपको मैं सवाल बताता हूँ। सवाल अपने पास पहला जो है वो मैं आपको बता रहा हूँ। सवाल अपना है ये रहा, 44 बता रहा हूँ, 44, है ना। चार्ज क्यू इज सिचुएटेड एट द सेंटर ऑफ ए क्यूब, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू वन फेस ऑफ द क्यूब इज। देखो आपके पास एक चार्ज है ना, और चार्ज जो है आपका किसी क्यूब के सेंटर पे रखा हुआ है, ये क्यूब हो गया, है ना। इसके अंदर ये कहीं पर चार्ज है, अभी मैं दिखा देता हूँ कैसे है। ये आपका कोई चार्ज है जो अंदर रखा हुआ है इसके, है ना भाई। ये अंदर आपके क्या रखा हुआ है, इसमें चार्ज रखा हुआ है, ठीक है। अब आपसे क्या कह रहे हैं, ये जो चार्ज अंदर रखा हुआ है ना, इससे फ्लक्स कितना निकलेगा। गॉस थ्योरम पढ़ के आए हैं, फाई बराबर क्या होता है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लेकिन ये जो फ्लक्स होता है ये कितने फेस से निकल रहा है, ये 6 फेस से निकल रहा है क्यूब के, है ना। भाई देखो, एक तो ये रहा फेस, 1 2, पीछे वाला 3, ये वाला 4, है ना, ये वाला जो है 5, और जो है एक साइड में 6, मतलब 6 फेस होते हैं, 1 2 3 4, ठीक है। एक नीचे गए, ऊपर का 5 और एक 6, तो 6 फेस होते हैं। तो ये तो 6 फेस का है। एक क्यूब से, एक स्क्वायर से कितना फ्लक्स निकल रहा है, ये सवाल है। एक स्क्वायर से कितना फ्लक्स निकल रहा है, कितना निकल रहा है, तो आप इसको 6 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। एक फेस से क्यूब के इतना फ्लक्स निकल रहा होगा। ये तो 6 फेस से निकल रहा है ना। ये जो चार्ज है, ये जो चार्ज है ये सेंटर पे रखा हुआ है क्यूब के, तो इसके 6 फेस हैं। एक ये रहा, एक सबसे पीछे का हो गया 2, है ना, एक ऊपर का हो गया 3, एक नीचे का हो गया 4, और भाई एक साइड का हो गया 5, और एक साइड का हो गया 6। ऐसे 6 फेस होते हैं। चलो समझ में आया। तो इसका आंसर क्या हो रहा होगा, सी हो रहा होगा, ठीक है भाई। अब हम करने वाले हैं कुछ और क्वेश्चन। आपको क्वेश्चन बता देता हूँ। देखो आपको ना एक ना यहाँ पर ट्राइंगल दे रखा है ऐसे करके, है ना, ये ट्राइंगल दे रखा है, और इस ट्राइंगल में आपको ये पूछा है कि सेंट्रॉइड पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और कितना पोटेंशियल होगा। अब एक बात बताओ, यहाँ गलती क्या नहीं करनी। हम पिछले सवाल में पढ़ के आए हैं, बिल्कुल सेम सवाल था, वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे थे, वो मैंने बता दिया था। ई बराबर कितना आया था, 0 आया था। पीछे वाली वैल्यू पे चेक कर लेना भाई। अब जब आप ये पढ़ के आए थे, लेकिन पोटेंशियल भी पूछ रहे हैं। पोटेंशियल तो भाई स्केलर क्वांटिटी होती है। यहाँ कुछ वैल्यू बनी V1, इस वाले के लिए बनी V2, इस वाले के लिए बनी V3, तो ये तो सिंपली एल्जेब्रिकली ऐड हो जाते हैं ना। पोटेंशियल इज स्केलर क्वांटिटी, तो इसलिए तीनों ऐड हो जाएंगे। तो जो पोटेंशियल बन रहा होगा वो V1 प्लस V2 प्लस V3, तो वो 0 नहीं हो रहा होगा, वो 0 नहीं हो रहा होगा। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, इसको हमने जोड़ के देखा था पिछले सवाल में, वहाँ 0 आ रहा था। तो इस वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, पर V0 नहीं होगा। इसका आंसर सी हो जाएगा, ठीक है भाई। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर लेके चलता हूं, है ना। देखो अब अपना जो क्वेश्चन है, जो मैं आपको नेक्स्ट बताने वाला हूं, वो सवाल अपना 9th क्वेश्चन है। 9th क्वेश्चन है ना। 9th क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं बता दूं पहले। E इक्वल्स टू माइनस का dV/dr एक रिलेशन होती है। इस रिलेशन में इस निगेटिव का ये मतलब होता है, जिस दिशा में पोटेंशियल घट रहा होगा वो ही दिशा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। मतलब इस बात का ये है
कि जैसे मैंने कहा E इक्वल्स टू माइनस का dV/dr, अगर पोटेंशियल इधर 10 था, फिर यहाँ 8 हो गया, यहाँ 5 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया, तो पोटेंशियल कहाँ घट रहा है? इधर को घट रहा है। यही डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो क्या होता है? ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल होता है। ग्रेडियंट मतलब डीवी, मतलब चेंज इन पोटेंशियल किसके साथ? डीआर के साथ। तो ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल होता है कौन? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड है ना। अच्छा, पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी है? स्केलर। लेकिन जो एक ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल है इसका नाम क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। और हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। इसलिए जो ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल है, यानी कि पूरा है ना, ये कैसी क्वांटिटी होगी? वेक्टर होगी। पोटेंशियल खाली स्केलर है, लेकिन ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर होता है। तो ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी हो गई? वेक्टर क्वांटिटी। तो पूछ रहे हैं यही बात, पोटेंशियल ग्रेडियंट इज ए कैसी क्वांटिटी? वेक्टर क्वांटिटी। आप बच्चे क्या गलती करते हैं? इसको पोटेंशियल मान लेते हैं। भाई पोटेंशियल की बात नहीं हो रही, पोटेंशियल ग्रेडियंट की बात हो रही है। इसको पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलते हैं। ठीक है, ये बात सभी को समझ में आ गई होगी। अच्छा, अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 19 जो आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे, ये बता रहा हूँ। ये वाला क्वेश्चन बता रहा हूँ। देखो क्या कह रहे हैं, व्हेन ए टेस्ट चार्ज इज ब्रॉट इन फ्रॉम इन्फिनिटी अलोंग द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, वर्क डन बताओ। देखो मैं बताता हूँ, ये आपके पास एक डाइपोल है और एक आपका टेस्ट चार्ज है जिसको आप इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से लेके आ रहे हैं। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो वर्क डन पूछ रहे हैं। अब आपको पता होना चाहिए पोटेंशियल डिफरेंस बराबर क्या होता है? वर्क डन पर यूनिट चार्ज होता है। अब एक बात बताओ, पोटेंशियल की जो वैल्यू होती है ना डाइपोल पे, वो यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है, तो पोटेंशियल इस पर जो ये वाली ये होता है, क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं इक्वेटोरियल लाइन, है ना। इस पर पोटेंशियल जीरो होता है डाइपोल का, यहाँ भी जीरो होता है ना। कहीं भी कोई पॉइंट हो डाइपोल के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर या इक्वेटोरियल पॉइंट पर, वहाँ पोटेंशियल जीरो होता है। तो ये जीरो, ये भी जीरो, तो W/Q0 इक्वल्स टू जीरो। ये इधर चला गया, W इक्वल्स टू भी क्या आ गया? जीरो आ गया। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जीरो इज ए राइट आंसर। ठीक है चलो भाई, अब अगले क्वेश्चन पे लेके चलता हूं। अब अगला क्वेश्चन क्या है अपने पास? 88 क्वेश्चन है बच्चों, है ना। 88 क्वेश्चन है, इसकी मैं बात कर लेता हूं। देखो 88 क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है। इसको कैसे करना है, इसका क्या मतलब है, वो बता देता हूं पहले एक बार में। देखो भाई 88 क्वेश्चन का क्या मतलब है, आपको ना ऐसे दे रखा है, ये आपको ऐसे कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दे रखी हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं और आपसे क्या कहा गया है? कुछ पॉइंट्स हैं, एक का नाम ए है, एक का पॉइंट का नाम बी है और एक पॉइंट का नाम क्या है? सी है। आपसे ये कह रहे हैं कि किस पॉइंट पर पोटेंशियल सबसे ज़्यादा होगा। मैंने आपको बताया था ई बराबर क्या बताया? माइनस का dV/dr। इसका मतलब ये है इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो पोटेंशियल के घटती हुई डायरेक्शन में होता है, क्योंकि माइनस आ रहा है। तो घटते हुए डायरेक्शन में होता है, क्योंकि क्या आ रहा है? माइनस आ रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर को है, तो पोटेंशियल इधर को क्या है? घटता हुआ है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन द डिक्रीजिंग डायरेक्शन ऑफ पोटेंशियल। तो इधर को पोटेंशियल घट रहा है, तो पोटेंशियल सबसे कम ए पॉइंट का होगा, है ना, और उससे थोड़ा सा ज़्यादा सी पॉइंट का होगा और सबसे ज़्यादा बी का होगा, क्योंकि बी सबसे पीछे है ना। और इधर को पोटेंशियल घटता हुआ है। क्यों है घटता हुआ इधर को? क्योंकि इधर को इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। पूछ रहे हैं किस पॉइंट पर पोटेंशियल सबसे ज़्यादा होगा? जो सबसे पीछे पॉइंट होगा। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? मैक्सिमम एट बी हो जाएगा। पोटेंशियल कहाँ सबसे ज़्यादा होगा ये पूछ रखा था, ये डायग्राम था। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया भाई, ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पर लेकर चलता हूँ, ध्यान से सुनेंगे। अब कुछ मैग्नेट वाले टॉपिक के कुछ क्वेश्चन कराऊंगा, ध्यान से सुनना। पहला है कि एक गोज में कितने टेस्ला होते हैं? ये पहला सवाल है अपना। एक गोज में कितने टेस्ला होते हैं? याद कर लो, 10⁻⁻4 टेस्ला होते हैं। एक गोज में 10⁻⁻4 टेस्ला होते हैं, याद रख लो। तो भाई इसका आंसर ए हो जाएगा। एक गोज में कितने टेस्ला होते हैं, ये सवाल था। अब अपना अगला जो सवाल है उसको हमें समझना है कि इसमें क्या पूछ रहे हैं। आओ देखो, हमारे पास जो सवाल है जिसकी मैं बात करूंगा वो क्वेश्चन नंबर 7 है। अब आपको इसके लिए कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, क्या कि अगर कहीं पर मैग्नेटिक फील्ड हो और कोई चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलर एंटर करता है तो वो घूम जाता है बच्चों, ये आपको समझना है। तो वो घूम जाता है, तो ये कौन है? मैग्नेटिक फील्ड। ये कोई चार्ज है जो कि परपेंडिकुलर एंटर हुआ है, तो वो सर्कुलर पाथ में घूम जाता है।
ठीक है भाई, ये बात आपको क्या रखनी है, याद रखनी है। अब जब आपको ये बात क्लियर है, एक बात बताओ, यहाँ पर जो स्पीड होगी वो इधर को होगी, यहाँ पर जो स्पीड होगी पार्टिकल की इधर को होगी, यहाँ पर ऐसे होगी, इस तरीके से, और फोर्स हमेशा कहाँ काम कर रहा है, अंदर की तरफ को। तो यहाँ वर्क डन कितना हो रहा होगा, वर्क डन जो मैग्नेटिक फोर्स की वजह से हो रहा है। फोर्स कहाँ काम करती है, हमेशा सेंटर की तरफ को काम करती है, तभी तो सर्कुलर पाथ में आया है पार्टिकल, है ना। तो तभी तो ये सर्कुलर पाथ में आया है। तो ये ऐसे फोर्स लग रही है, और वेलोसिटी ऐसे, यानी कि डिस्प्लेसमेंट ऐसे और फोर्स ऐसे, कहीं से भी देख लो, फोर्स अंदर को और डिस्प्लेसमेंट इधर को 90 डिग्री पे। तो वर्क डन कितना हो जाएगा, वर्क डन जो हो जाएगा एफ डी कोस 90, है ना, एफ डी कोस, यहाँ लिख देता हूँ, एफ डी कोस 90 हो जाएगा, और कोस 90 तो जीरो होता है, तो वर्क डन कितना हो गया, जीरो। और हमें पता है एक वर्क एनर्जी थ्योरम होती है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बराबर किसके, वर्क डन के होता है। अब एक बात बताओ, वर्क डन तो जीरो आ गया ना, वर्क डन तो जीरो आ गया, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कैसी हो गई, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कैसी हो गई, जीरो हो गई। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो होने का मतलब काइनेटिक एनर्जी कैसी हो गई, कांस्टेंट हो गई। काइनेटिक एनर्जी तो कांस्टेंट हो गई ना, जब चेंज जीरो आ रहा है तो काइनेटिक एनर्जी कैसी हो गई, कांस्टेंट हो गई, है ना। तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है, जो है फिक्स रहती है, कांस्टेंट रहती है ना, एनर्जी कांस्टेंट रहती है। और अगर मैं मोमेंटम की बात करूं, पार्टिकल के मोमेंटम की, तो मास इनटू वेलोसिटी फॉर्मूला है मोमेंटम का, मोमेंटम का फॉर्मूला मास इनटू वेलोसिटी होता है ना। तो अब वेलोसिटी तो हर पॉइंट पर चेंज हो जाती है, यहाँ कुछ होगी, यहाँ कुछ होगी, तो मोमेंटम क्या हो जाएगा, चेंज। तो एनर्जी कांस्टेंट रहेगी, मोमेंटम चेंज हो जाएगा। तो सेवंथ वाले का जो आंसर होगा, यही कह रहे हैं कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल हो और वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर परपेंडिकुलर एंटर करता है, तो काइनेटिक एनर्जी का क्या होता है। मैंने कहा वो सर्कुलर पाथ में घूम जाता है, फोर्स हमेशा सेंटर की तरफ को लगती है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल 90 हो जाता है, वर्क डन जीरो आ जाता है। वर्क डन जीरो कब होता है, क्यों वर्क डन जीरो आ जाता है, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बराबर वर्क डन का ये थ्योरम होती है। वर्क डन जीरो आया है तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो है, यानी कि काइनेटिक एनर्जी भाई कांस्टेंट है ना। तो काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है और मोमेंटम यहाँ पर कुछ बन रहा होगा, तो आपका आंसर ए करेक्ट हो जाएगा। एनर्जी रिमेन कांस्टेंट पर मोमेंटम चेंज हो गया। अब इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 9 बता रहा हूँ। देखो भाई, आप बस इतनी सी बात याद रखो कि लोरेंस फोर्स मैग्नेट पर, अगर कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर होता है तो उस पर फोर्स लगती है ना। इसी वजह से तो जब वो परपेंडिकुलर था, घूम रहा था ना, तो कोई फोर्स लग रही थी ना, तभी तो घूम रहा था। तो वो जो फोर्स होती है उसकी वैल्यू आपको याद रखनी है। वो कितनी वैल्यू होती है, क्यू वी क्रॉस बी। अगर कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हो तो ये फोर्स लगती है। अब इसमें गलती नहीं करनी होती, वी जहाँ है वहीं रखना, बी जहाँ है वहीं रखना। अगर इनको पलट दिया तो भाई आंसर गलत आना स्टार्ट हो जाएगा। ये बात आपको क्या रखनी है, याद। अच्छा, अब यहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी मौजूद हो, अगर यहाँ पर क्या मौजूद हो, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो फोर्स का फॉर्मूला बनता है क्यू ई। तो टोटल फोर्स कितना बन गया, अगर मैं दोनों को जोड़ के लिखूं, दोनों में से क्यू बाहर आ गया तो वी क्रॉस बी और भाई प्लस में ई, ये आपका फॉर्मूला बन गया। तो आपका आंसर यहाँ पर ऐसा कौन सा है, ये जिसमें वी क्रॉस बी आ रहा हो। देखो वी क्रॉस बी इसमें आ रहा है ना, फोर्स निकालना है। लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड वाला फोर्स तो नहीं आ रहा, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड वाला भी फोर्स दे रखा है। दोनों फोर्स होते हैं लोरेंज फोर्स में, दो तरह की फोर्स होती हैं। एक तो आपकी मैग्नेट वाली, जब चार्ज किसी मैग्नेटिक फील्ड में हो, और एक जब वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद हो। तो क्यू ई भी और वी क्रॉस बी भी यहाँ आ रहा है, देखो आ रहा है नहीं आ रहा है, और वी क्रॉस बी होना चाहिए, बी क्रॉस वी नहीं होना चाहिए, गलत हो जाएगा। तो खाली ये भी नहीं बनेगा आंसर और ये भी नहीं बनेगा, क्योंकि ये खाली मैग्नेटिक फील्ड पे लगने वाली, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर लगने वाली फोर्स है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लगने वाली फोर्स है। और ये दोनों में जब लोरेंज फोर्स की बात होती है तो वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रेजेंट है और मैग्नेटिक फील्ड भी। तो ये आपका आंसर बन रहा होगा, ठीक है। ये बात आपको क्या रखनी है, याद रखनी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 23 है। 23, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड ए न्यूक्लियस इन ए सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस r with frequency n, then magnetic field produced at the center of the nucleus will be। देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको कैसे करना है मैं एक बार बता देता हूँ आपको। कह रहे हैं इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, कहाँ कर रहा है, न्यूक्लियस के चारों तरफ कर रहा है रिवॉल्व, ऐसे
इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, सर्कुलर ऑर्बिट में कर रहा है, ऑफ रेडियस आर, जिसकी रेडियस कितनी है, आर है, और किस फ्रीक्वेंसी से कर रहा है, एन फ्रीक्वेंसी से जो है रोटेट कर रहा है। मैग्नेटिक फील्ड पूछ रहे हैं एट द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस। आप पहले ये बताओ मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है सेंटर पे। अब देखो ये इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन है तो ऐसे लूप ऐसे बिहेव करेगा जैसे कि एक करंट कैरिंग सर्कुलर कोइल हो, ऐसे तो बिहेव करेगा। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई I/R, है ना। बात समझ में आई। ये किसका फॉर्मूला है, ये अपना मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला है, ये अपना मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले में आपको एक बात समझनी है। अब आई बराबर क्या होता है, आई बराबर Q/T होता है। तो Q यहाँ इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, E/T हो गया। तो जहाँ आपका क्या लिखा हुआ है, जहाँ पर आपका I लिखा हुआ है वहाँ पर E/T लिख दूंगा, यहाँ R लिख दूंगा, है ना। ऐसे हो जाएगा। इससे ये आपका कैंसिल हो रहा होगा, है ना। तो ये आपसे कैंसिल हो गया कितनी बार, 2 टाइम्स कैंसिल हो गया, है ना। और ई यहाँ पर ऐसा का ऐसे ही आ गया, आर ऐसा का ऐसे ही आ गया। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला 1/T होता है। यहाँ फ्रीक्वेंसी एन है तो यहाँ मल्टीप्लाई में क्या आ गया, एन, है ना। ये 1/T था ना यहाँ पर, तो 1/T की जगह क्या आ गया, एन आ गया। तो ये मैग्नेटिक फील्ड का आपका क्या हो गया भाई, फॉर्मूला हो गया। ये आपको याद रखना है। तो आपका जो आंसर बन रहा होगा वो आपका फर्स्ट वाला आंसर बन रहा होगा। एक इलेक्ट्रॉन है, फिर से सुन लो, वो घूम रहा है अपनी 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 जो है ऐसे अबाउट घूम रहा है शेल में, है ना। तो ये ऐसे बिहेव करेगा जैसे कि एक करंट कैरिंग सर्कुलर कोइल हो। उसके सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो ये होता है। आपको करंट दे नहीं रखा है, आपको घूमने की फ्रीक्वेंसी दे रखी है। तो मैंने कहा आई को तोड़ के लिखो, चार्ज अपॉन टाइम, चार्ज यहाँ ई है, E/T लिख लिया। अब 1/T की जगह आपको पता है फ्रीक्वेंसी होती है, इसको एन बोल देना, तो ये अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है। तो इस तरीके से भाई ये वाला क्वेश्चन आपका हो रहा होगा। अब मैं आपको नेक्स्ट, तो इस वीडियो में मैं इतना ही रखूंगा। अगली वीडियो में और क्वेश्चंस मैं आपको करा रहा हूँगा, उनको बहुत अच्छे से करना है। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में भाई, उसमें और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पर भी हम बात कर रहे होंगे।